विद्यार्थियों, हम समझने जा रहे हैं आज क्लास 10th का 822 MZ 2020 का क्वेश्चन पेपर। आपकी बार 2021 में 30% जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है, उन क्वेश्चंस को छुटवा के जो शेष बचे आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराएंगे। इसी सीरीज में पहला सवाल देखते हैं। जो MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें क्या खंड दिया हुआ है जिसमें पूछा गया है कि 15, 18 और 24 का LCM ज्ञात करना है, लसापे ज्ञात करना है। इनका LCM ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम 15 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, इसी प्रकार 18 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे और इसी प्रकार 24 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। हमें पता है कि अभाज्य गुणनखंड वे टुकड़े होते हैं, ये वे फैक्टर होते हैं, वे गुणनखंड होते हैं कि जो एक के और सम के अलावा, सेल्फ के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकते। तो एलसीएम निकालने की बहुत ही साधारण सी विधि है कि जो चीज जोड़े में है या जिनका ट्रिपलेट एक त्रिक समूह बन रहा है, उनको छोड़ के जो अन्य गुणनखंड है उनको भी साथ में इसके लिख लेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 3 और 3 यहाँ भी आ रहा है और लास्ट में यहाँ भी आ रहा है, तो एक 3 का समूह ये बन गया है। और फिर देखते हैं कि यहाँ 2 और ये 2, लेकिन ऊपर वाले में 2 नहीं है, बस यही समूह बन पा रहे हैं हमारे पास। तो इस प्रकार इनको ऐसे लिख देंगे कि ऊपर वाले में से हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया 3 को और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया 5 को, जबकि इस वाले क्रम से हमने सेलेक्ट किया, ये 3 पहले ही आ चुका है, इस वाले 3 को, और ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 भी हमने यहाँ से उठा के लिख लिया। इसके बाद नीचे देखते हैं कि ये 2 और ये 2 बच गए हैं, तो इन दोनों को बाद में लिख देते हैं। इस प्रकार अगर एलसीएम को देखा जाए तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 और 3 तिया 9, तो इसको हम देख सकते हैं 9 चौक 36, एलसीएम आ गया 360। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है 360। अब दूसरा सवाल देखते हैं खेखंड। खेखंड में बताया गया है कि बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल या कह दे मूलों का योगफल, क्या कह दे? मूलों का योगफल। तो शून्यकों और मूलों का योगफल एक ही होता है, समझे? शून्यकों को कभी कभी मूल भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम रूट कहते हैं या जीरोस कहते हैं। तो शून्यकों का योगफल अगर ज्ञात करना है तो बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला है। हमने मान लिया कि इस समीकरण के 2 मूल हैं, एक अल्फा है व एक बीटा है, और अगर हमने इनको मान लिया कि एक अल्फा व एक बीटा है तो इनका जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा, वो हम सब जानते हैं, वो होता है -b/a। -b/a होता है। अतः अगर हम इस इक्वेशन की कंपेयर, इस इक्वेशन की समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करें तो हमें पता है कि v की वैल्यू है -5, जबकि a की वैल्यू है 3। b की वैल्यू क्या है? 5 और a की वैल्यू है 3, और ये माइनस इसके सूत्र का आ जाएगा। अतः मूलों का योग कितना हो गया? -5/3, और आपका क्वेश्चन का इसका जो आंसर है इसका वो हो गया 3rd, -5/3। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, 3 व 4 की, 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, और मूल बिंदु होते हैं आपके 0, तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देखेंगे कि x1 इसको कह दीजिए y1, इसको कह दीजिए x2 और इसको कह दीजिए y2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू देखिएगा 3 और -x2 की वैल्यू देखिएगा 0, और इसका हो गया स्क्वायर प्लस s। इसी प्रकार y1 की वैल्यू 4 -y2 की वैल्यू 0, इसका स्क्वायर हो गया, तो 3 में से 0 गया 3, और 3 का स्क्वायर जो आ गया वो मैं हम यहाँ करके दिखा रहे हैं इसको। 3 का स्क्वायर आ गया 3 तिया 9, और जबकि 4 का स्क्वायर आ गया 4 चौक 16, और 16 और 9 का जो वर्गमूल हो जाएगा 25, अर्थात 25 का वर्गमूल
5 आ गया। इस प्रकार देख सकते हैं कि मूल बिंदु से 3 व 4 जो निर्देशांक है उनकी जो दूरी होगी वो 5 मात्रक होगी। 5 मात्रक कह दीजिए, 5 यूनिट कह दीजिए। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 मात्रक, ऑप्शन नंबर सेकंड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इसका गैप पार्ट देखेंगे। दिया हुआ है कि एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। समबाहु का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज बी डी ई। तो ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ए बी सी ये त्रिभुज है समबाहु, और इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। और बी डी कौन सी हो गई? बी डी ई। तो इस सवाल के अनुसार हमने इस फिगर को बना लिया कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, और एक दूसरा इसी में समबाहु त्रिभुज दे रखा है बी डी और ई। इन्होंने लैंग्वेज में थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है। दिया हुआ था सवाल कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, परंतु होना चाहिए था कि बी सी भुजा और बी ए भुजा का मध्य बिंदु क्रम से डी व ई को आपस में मिलाकर एक अन्य त्रिभुज बनाया गया है। और इस प्रकार ये हमसे पूछ रहा है, तो बताना है आपको कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एंड एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी, ये आपको निकालना है। तो ये सवाल देखिए 1 नंबर में दे रखा है, और 1 नंबर में अगर दे रखा है तो इसको हम साधारण तौर पर किस प्रकार करेंगे, जरा ध्यान से देखें कि इसके सिमिलर, इसके समरूप ऐसे ही त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए कि अगर मैं इस तरह से एक त्रिभुज और बना दूं तो त्रिभुजों की संख्या 1, 2, 3 और 4 हो गई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर ABC का क्षेत्रफल देखें तो ABC का क्षेत्रफल अगर 4 है तो BD इसका एक हिस्सा है जिसका क्षेत्रफल 1 होगा। अतः क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 कहलाएगा। अगला सवाल देखते हैं। डेट सवाल में दिया हुआ है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है। तो इसको करने हेतु यहाँ पे ध्यान रखिए कि tan 45 का मान आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए tan 45 का मान 1 होता है, ये हमें ज्ञात है। तो इसमें रख सकते हैं हम मान को 1 - 1 का होल स्क्वायर बटे 1 + 1 का होल स्क्वायर, अर्थात 1 - 1/1 + 1 इज इक्वल टू 1 - 1 0/2 इक्वल टू 0। और 0 जो है वो इक्विवेलेंट है tan 90 के। तो यहाँ से जो है tan 90 की तो वैल्यू अनंत होती है cos 90 की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो पहले ही सवाल का चयखंड देखने जा रहे हैं जो प्रायिकता से रिलेटेड है, और प्रायिकता हमारे 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दी गई है, ये लेस कर दिया है। तो पहला खंड इस प्रकार पूरा हो जाता है। अब दूसरे खंड पे चलते हैं। लिखा है कि सभी खंड हल कीजिए। दूसरे का पहला पार्ट ये भी आपका प्रायिकता से रिलेटेड है, तो इसका भी जो है 30% के अंतर्गत लेस कर दिया गया है। अब देखते हैं दूसरे का ख खंड। एक डायग्राम दिया गया है और उस डायग्राम के रिलेटेड हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। देखिएगा इसमें दिया हुआ है A, B, C और D, और यहाँ पे दिया हुआ है E।
ये वाली भुजा है 2.7 सेंटीमीटर, जबकि ये वाली भुजा है 10.8 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है 8.1 सेंटीमीटर, और ये वाली जो एडी भुजा है इसका मान हमें निकालना है। तो एडी बराबर कितना होगा ये निकालना है। तो बच्चों आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी है, और थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार आप जानते हैं, देखिए थेल्स प्रमेय के अनुसार एडी और डीबी में जो अनुपात होगा वो एई और ईसी के अनुपात के बराबर होगा। तो एडी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एडी की जगह एडी रख देंगे, जबकि डीबी की जगह 10.8 रख देंगे, बराबर ए की जगह 2.7 और ईसी की जगह 8.1 सेंटीमीटर रख देंगे। इस प्रकार एडी बराबर, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, 3 से ये कट जाएगा, 3 9 27, और ये 3 से कट जाएगा 27 बार, 9 से 3 बार, और ये 108 पहुँच जाएगा, 10.8 पहुँच जाएगा ऊपर, और बटे में रह जाएगा 3। इस प्रकार एडी बराबर आ जाएगा आपका 3 तिया 9 और 1 10 और 3 6 18, अर्थात एडी बराबर आ गया 3.6 सेंटीमीटर। यह सवाल को देखते हैं। यह सवाल दिया हुआ है कि साइन 52 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 38 डिग्री और माइनस कोस 52 डिग्री और मल्टीप्लाई कोस 38 डिग्री, कह रहा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अभी नहीं, काफ़ी टाइम से ये रिवाइज होता है, बहुत पिछले कुछ पुराने समय से आप पेपर उठा के देखिए, तो ये सवाल बहुत पुराना है, आता रहता है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आप क्या करें, आप इस साइन को साइन 90 माइनस 38 डिग्री भी लिख सकते हैं, जबकि इस साइन 38 को साइन 90 माइनस 52 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा 90 में से 38 घटाएंगे तो 52 बच जाएगा, अर्थात हमने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ भी देख सकते हैं कि 90 में से 52 घटाएं तो 38 बच जाएगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं किया। और cos 52 इंटू cos 38 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, इस पार्ट को कोई भी, इस पार्ट में कोई बदलाव नहीं करेंगे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा आपका अगर देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 में रेशियो चेंज होने के कारण साइन का कोस बन जाएगा, तो ये जाएगा कोस 38, जबकि इसी प्रकार ये हो जाएगा कोस 52 माइनस कोस 52 इंटू कोस 38। आप देखें a इंटू बी माइनस बी इंटू ए, इसको पूरे को अगर a मान लें, इसको b मान लें, तो ये b है और ये a है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। अगला सवाल घय खंड जो है समांतर श्रेणी अर्थात एपी का है, जो हमारे सिलेबस में नहीं रहा है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, तीसरा खंड स्टार्ट होगा। तीसरे खंड के भी सभी प्रश्नों को हल करना है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो तीसरे खंड के सभी पार्ट करेंगे। पहला पार्ट देखिए, यदि दिया हुआ है कि 241 बटे 4000 बराबर 241 बटे 2 की घात m गुणा 5 की घात n, तो m और n का मान आपको ज्ञात करना है। m बराबर कितना होगा और n बराबर कितना होगा, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि m और n की वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं आ सकती। और दूसरा कह रहा है कि भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। भाग की प्रक्रिया आपको नहीं करनी है। 2 सवाल है। पहला सवाल हो गया m बराबर क्या, n बराबर क्या, और दूसरा सवाल हो गया कि भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है। तो पहला सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। देखिए पहला सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, इसमें क्या है कि 241 बटे 4000 जो है आपका,
वो बराबर दिया हुआ है 241/2 की घात m गुणा 5 की घात n की। आप देखें ध्यान से कि 241 की 241 से कंपेयर की गई और 4000 की 2 की घात m गुणा 5 की घात n से कंपेयर की गई है। अतः 4000 के हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1000, इसी प्रकार 500, फिर 250, फिर आपका 125 और फिर आपका 25, फिर 5 से 5 और फिर 25 से ये 1 आ गया। तो हम देखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में हमें प्राप्त हुआ है कि 2 की घात 1 2 3 4 5 गुणा 5 की घात 1 2 3। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, अगर हम इसको कंपेयर करें तो m की वैल्यू आ गई 5 और n की वैल्यू आ गई 5 की 5 से कंपेयर की तो घात की वैल्यू आ गई 3। तो पहला आंसर हमारा यहाँ आ जाता है। जबकि दूसरे सॉल्यूशन के लिए देखिएगा क्या करते हैं। तो बिना दशमलव प्रसार के इसे बताना है, बिना दशमलव मतलब बिना भाग की प्रक्रिया किए इसका बताना कि दशमलव प्रसार इसका, ये सिर्फ इसमें दशमलव प्रसार इसका शांत या अशांत बताना है कि शांत होगा या अशांत होगा। क्योंकि देखिए दशमलव प्रसार अगर लिखना हो तो उसके लिए तो हमें विभाजन प्रक्रिया का ही प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अगर अशांत और शांत की बात कर रहा है तो हम सिर्फ ये देख के कि उसका जो डिनोमिनेटर है अर्थात हर है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अगर रूप का है तो हम समझ सकते हैं कि उसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा, अशांत कभी भी नहीं होगा। अतः आप कह सकते हैं क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो 2 की घात m और 5 की घात n के ही रूप का है, इसमें और कोई अन्य अभाज्य संख्या सम्मिलित नहीं है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। तो हमने ये इसका दूसरा पार्ट भी यहाँ पूरा कर लिया है। इसके बाद तीसरे खंड का ख पार्ट देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि बिना मतलब किसी समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी हमारे यहाँ से हटा दी गई है, अभी हमने बताया है आपको। इसके बाद यह सवाल क्या दिया हुआ है देखिएगा, वो कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, -10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड, देखिएगा -3, 10 और 6, -8 ये 2 बिंदु हैं और इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। -1 व 6 के द्वारा कोई बिंदु है जिसका नाम है -1, 6। तो ये इसका जो अनुपात है वो अनुपात ज्ञात करना हमें। और देखिए भैया जब इस तरह की स्थिति आ जाती है तो बच्चों देखिए हम हमेशा ऐसी स्थिति में जो रेशियो है, जो अनुपात है वो k/1 या 1/k रखकर इस सवाल को हल करेंगे। आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको इस सवाल को k/1 रख के ही हल करना है। तो अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है वो सब जानते हैं। अंतः विभाजन होता है आपका कि x, y इज इक्वल टू mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कोमा m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू पहले x वाले की कंपेयर करती है तो x को हमने मान रखा है यहाँ पे -1, x की वैल्यू है -1। देखिए ये x और y की वैल्यू है, जबकि जो अनुपात है वो मैंने ये मान लिया है यहाँ पे, और x1 y1 ये बिंदु है और x2 y2 ये बिंदु है। तो यहाँ पे x के लिए करने जा रहे हैं x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे -1 बराबर m की वैल्यू रखेंगे k और x2 की वैल्यू रखेंगे आप 6 प्लस nx1 तो n की वैल्यू रखेंगे 1 और x1 की वैल्यू रखेंगे -3 बटे m प्लस n, तो m की वैल्यू k और n की वैल्यू प्लस का 1। अब यहाँ से हम देखें तो सिर्फ एक ही खंड से हम इसको आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो -1 और इसकी गुणा हो जाएगी k प्लस 1 से, और यहाँ आ गया 6k -3। -1 से अगर गुणा करें k प्लस 1 की तो आएगा -k प्लस -1
इज इक्वल टू 6k माइनस 3, और माइनस का k इधर पहुंचा दे तो 6 और 1 7k, और माइनस का 3 इधर ले आए तो प्लस का 3 में से 1 गया तो 2, तो k बराबर यहाँ हमने प्राप्त कर लिया 7/2, या कह सकते हैं जो अनुपात होगा वो होगा 7:2। पोज द वीडियो। तो यहाँ अनुपात ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये अनुपात आ जाएगा इसका 2/7, क्योंकि 7 इसके अपोन में पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो अनुपात है वो k अर्थात 2:7 है। इस सवाल को दोबारा से समझेंगे। देखिए सवाल में दिया गया था दो बिंदु -3,10 तथा 6,-8 की एक रेखा है, जिसको एक अन्य रेखा -1,6 पर विभाजित करती है। अब हमें ये बताना है कि जब इस रेखा ने इस अन्य रेखा को विभाजित किया है तो ये इसको किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने मान लिया कि माना m/n में विभाजित करती है, और इस सवाल में हमेशा मैंने पहले भी बताया है कि रेशियो आपको k/1 का ही लेना है, तो आपने k/1 का इसमें रेशियो ले लिया। और आपको फॉर्मूला पता है अंत्य विभाजन का, कि अंत्य विभाजन क्या होता है कि जिस बिंदु ने काटा है उस बिंदु को यहाँ रखते हैं x, y बराबर जिस अनुपात में काटा है, और जिस जिस बिंदु के बीच की रेखा को काटा है उसको कुछ इस तरह से रख देते हैं। अब यहाँ किसी एक पार्ट की कंपेयर करेंगे, या तो x की कर लीजिए या y की y से कर लीजिए। तो हमने यहाँ x की x वाले पार्ट से कंपेयर की थी और x की वैल्यू रख दी थी -1, जबकि m1 x2 n1 x2 है, और अपोन में m+n की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी थी, और हमारा वैल्यू आंसर आ गया था k = 2/7। तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल घ सवाल है। तो इस क्वेश्चन का अंतिम खंड देखने जा रहे हैं। दिया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है। तो दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है अर्थात दोनों का आयतन क्रम से है 343 घन सेंटीमीटर है। अब देखिए घन का आयतन दिया हुआ है 343 घन सेंटीमीटर, और आप जानते हैं कि घन का आयतन भुजा की घात 3 भी होता है, अर्थात भुजा की घात 3 बराबर 343, और हम ये जानते हैं कि ये 7 का क्यूब है, अर्थात क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, a बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक भुजा आ गई घन की जिसका मान है a बराबर 7 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि ऐसे दो घन हैं और इनको मिलाकर, इनके फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ, अर्थात ऐसा है, देखिए कहने का मतलब कि एक और है घन और इस घन को और मिला दिया गया है क्या, तो जब इस घन को और मिला दिया हमने तो ये एक घनाभ की फॉर्म हो गई। अब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो हम यहाँ देखें कि हमारे पास जो लंबाई थी वो 7 और 7 मिला के हो गई 14। जो चौड़ाई थी तो चौड़ाई कितनी हो गई, तो चौड़ाई देखिएगा, चौड़ाई जो होती है लंबाई इस तरह से बड़ी है और चौड़ाई जो होगी आपकी, चौड़ाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई आपकी 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी कितनी रहेगी 7 सेंटीमीटर। समझे इसको एक बार दोबारा से, देखिए 7 ये थी भुजा और 7 इसके साइड में एक फलक और मिला दिया, अर्थात लंबाई इसकी 14 सेंटीमीटर हो गई। और अगर बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई देखिए यहाँ पे प्रत्येक जगह समान है, अर्थात चौड़ाई 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई ये वाली जो है ये हमेशा जैसे पहले थी, अर्थात 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो L की वैल्यू है 14 गुणा 7 प्लस 7 गुणा 7 प्लस
14 गुणा या 7 गुणा फिर से 14, हमने मान रख दिया है LBH का क्रम से इसमें। इसके बाद यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर को की गणना करने की कोशिश करेंगे। 7 चौक 28 का 8 हंसी लगे 2, 7 गुना 7 और 2 9, प्लस 7 7 49, और यहाँ पे ये आप इसको जोड़ लेंगे तो 8 या 24 और एक 25 का 5 हंसी लगा 1, और 9 और 1 10 10 10 10 20, और 20 और 3 23। तो 5 दूनी 10 का 0 हंसी लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 2 दूनी 4, तो 470। और देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तीसरे का है आंसर में थोड़ा मिस्टेक है, पॉज द वीडियो नोटेड। तो ये आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 245 और गुणा 2 अर्थात 290 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगली वीडियो में हम इसके 4th पार्ट के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।